नमस्कार साथियों, एनके रेलवे साइकिल क्लास जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कौशल शर्मा आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड की आज एमसीक्यू की जो क्लास नंबर 4 है वो लेकर आया हूँ। और इसमें हमने प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को शामिल किया है। निश्चित ही ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज की सीरीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं हमारी स्क्रीन पर। देखिए साथियों, आज की जो सीरीज का जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से दिए गए हथौड़ों में से क्ला हथौड़े को पहचानिए। अब ये 4 प्रकार के हथौड़े यहाँ हैमर दिखाए गए हैं। इनमें से जो क्ला हथौड़ा है उसके बारे में हमसे पूछा है। देखते हैं क्ला हथौड़ा क्या कौन सा हथौड़ा है। यहाँ देखिए, यहाँ ए बी सी डी ये 4 प्रकार के हथौड़े दिए गए हैं। तो इन 4 प्रकार के हथौड़ों को अगर हम देखें तो ये वाला जो हथौड़ा है ए नंबर का, इस ए नंबर के हथौड़े को इधर हम देखते हैं तो इसे बॉल पिन हैमर भी कहते हैं। इसके ऊपर देखिए बॉल पिन हैमर, एक बॉल है, इसे बॉल पिन हैमर भी कहते हैं। ये जो हैमर है दूसरे वाला, ये क्रॉस आर्म वाला हैमर है तो इसे क्रॉस आर्म हैमर भी कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो हैमर है, ये जो बी है, ये वाला जो हैमर है इसे मैलेट भी कहते हैं। लकड़ी का बना होता है, कई बार ये प्लास्टिक का भी बना होता है, रबर का भी बना होता है। ये वाला जो हैमर है इसे मैलेट भी कहते हैं। वुड वर्क या असेंबलिंग फर्नीचर के लिए यूज में लिया जाता है। जबकि जो ये वाला हैमर है क्लॉ हथौड़े का मतलब है जो कील को निकालने के लिए, इसके अंदर एक खांचा सा बना हुआ है जो कील को बाहर निकालने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो ऐसे हैमर को क्लॉ हैमर भी कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अभी हमें समझना है कि क्लॉ हथौड़ा कौन सा होता है। क्लॉ हथौड़ा वो होता है जिसके अंदर कील को निकालने वाला ये ऊपर से सिरा होता है, नीचे वाला ठोकने वाला सिरा होता है और ऊपर से कील को निकालने वाला सिरा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन में क्लॉ हथौड़ा जो हमारा है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, एक चक्र को पूरा होने में लगने वाला समय क्या कहलाता है। अब एक चक्र को पूरा होने में लगने वाला समय पूछा है हमसे। साथियों देखिए, चक्र का मतलब इन्होंने क्या कहा है उसको हम समझते हैं। इन्होंने कहा है कि ये जो हमारी तरंग होती है, इस तरंग में एक चक्र को पूरा करने में लगने वाला समय, एक चक्र का मतलब एक पूर्ण चक्र, एक धन चक्र और एक ऋण चक्र, यहां से लेकर यहां तक का जो ये समय है 0 से 360 डिग्री का, ये क्या कहलाता है। एक चक्र को पूरा करने में लगने वाला समय आवर्त काल कहलाता है। आवर्त काल, टाइम पीरियड जिसे कहते हैं, आवर्त काल कहलाता है। तो हमें पहचानना है आवर्त काल एक चक्र को पूरा करने में लगने वाला समय कहलाता है। और यदि फ्रीक्वेंसी आवर्ती पूछता तो आवर्ती होती है 1/, आवर्त काल, F बराबर 1/, T, F इजकल टू होता है 1/T, आवर्ती बराबर 1/, आवर्त काल। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है हम जानते हैं, आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है हम जानते हैं। ये संपूर्ण चक्र की बात हो रही है, तो इसमें जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी आवर्तकाल आएगा। शिखर मान क्या होता है, ये पीक वैल्यू, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो पीक वैल्यू है ये शिखर मान कहलाता है। आवर्ती के बारे में हमने डिस्कस किया, इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए किस वर्ग की अशुद्धि मिलाते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्धचालक की जो चालकता बढ़ाई, देखिए 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं। एक अर्धचालक होता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक प्रकृति में शुद्ध अवस्था में मिलता है और इसकी चालकता कम होती है। जो सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाई जाती है, अर्धचालक युक्तियां बनाई जाती हैं, वो किससे मिलकर बनाई जाती हैं, वो मिलकर बनाई जाती है अशुद्ध अर्धचालक से। तो अशुद्ध अर्धचालक जो होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है, एक्सट्रिंसिक
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अशुद्ध अर्धचालक। ये जो अशुद्ध अर्धचालक जो होता है ये डोपिंग की सहायता से बनाया जाता है, डोपिंग की सहायता से। ये डोपिंग जो होती है ये शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि तत्व को मिलाकर की जाती है। कौन सी अशुद्धि तत्व को मिलाकर की जाती है? तो ये अशुद्धि तत्व होते हैं, देखिए, आवर्त सारणी के तृतीय थर्ड वर्ग के और पंचम पंच संयोजी अशुद्धि, त्रिसंयोजी अशुद्धि होती है और पंच संयोजी अशुद्धि होती है। इनके नाम भी पूछ लेता है। ये होता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। और पंच संयोजी का होता है बिस्मिथ, ऑर्सेनिक, एंटीमनी और फॉस्फोरस। समझिए, त्रिसंयोजी अशुद्धि तत्व होते हैं बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। पंचसंयोजी अशुद्धि तत्व होते हैं बिस्मिथ, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। त्रिसंयोजी अशुद्धि तत्व के बाह्य कक्षक में 3 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और पंचसंयोजी अशुद्धि के बाह्य कक्षक में 5 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इनकी क्रिया शुद्ध अर्धचालकों से कराई जाती है तब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनते हैं। और साथियों, त्रिसंयोजी अशुद्धि से मिलकर पी प्रकार के अर्धचालक और पंचसंयोजी अशुद्धि से मिलकर एन प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। तो त्रि और पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, प्रथम व द्वितीय नहीं, तृतीय व चतुर्थ नहीं, तृतीय व पंचम, हाँ, त्रि व पंच संयोजी अशुद्धि को मिलाकर हम अशुद्धियां मिलाते हैं चालकता बढ़ाने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अशुद्धि डोपिंग से संबंधित ये क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धारिता का मात्रक क्या है? देखिए, धारिता का मात्रक के बारे में पूछा है। एक फॉर्मूला है, हम जानते हैं, C कैपेसिटेंस इक्वल टू Q अपॉन V। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। Q होता है आवेश और आवेश को मापा जाता है कूलाम में, आवेश को मापा जाएगा कूलाम में, और V जो होता है वो वोल्ट में। तो कैपेसिटेंस का मात्रक C वो कूलाम पर वोल्ट होता है, कूलाम पर वोल्ट। बिल्कुल सही आंसर है, फैरेड नहीं होता है। ठीक है, ये धारिता का मात्रक कूलाम पर वोल्ट होता है, सॉरी, कूलाम पर वोल्ट। अब देखिए, फैरेड, फैरेड भी तो दे रखा है इन्होंने। कूलाम पर वोल्ट जो है ये बिल्कुल सही है। और कैपेसिटेंस को किस में व्यक्त करते हैं? फैरेड में भी व्यक्त करते हैं, फैरेड में। तो इसके अंदर फैरेड भी आएगा, कूलाम पर वोल्ट भी आएगा। तो इसका जो आंसर है वो, अब देखो ये गलती हो जाती है कई बार, इसको पहचानना है। कूलाम पर वोल्ट भी सही है, फैरेड भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। धारिता को कैपेसिटेंस कहते हैं, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस है ना, कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस का मात्रक क्या होता है? वैसे तो फैरेड होता है, फैरेड, मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, लेकिन दूसरे रूप में हम इसे कह सकते हैं कूलाम पर वोल्ट भी होता है। तो दोनों ही दे रखे हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आएगा ना। यहाँ इसमें थोड़ा कंफ्यूजन नहीं करना है, पहले पूरे ऑप्शन देखने, जल्दबाजी में कूलाम पर वोल्ट कर देंगे। और फैरेड भी दे रखा है तो फैरेड भी करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक वाइंडिंग के टर्नों की संख्या N1 तथा द्वितीयक वाइंडिंग के टर्नों की संख्या N2 है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए सही है। अब देखिए साथियों, ट्रांसफार्मर से संबंधित एक क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर जो विद्युतीय सिग्नल को प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर कर रहा है, वो वाइंडिंग में लपेटों की संख्या के अनुसार 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो इनपुट सिग्नल को बढ़ाकर आउटपुट में ज्यादा कर देता है। आउटपुट वोल्टेज का मान अधिक होता है तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। आउटपुट वोल्टेज का मान अगर कम होता है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो कहता है टर्नों की संख्या प्राथमिक प्राइमरी में टर्नों की संख्या, द्वितीयक वाइंडिंग में टर्नों की संख्या N2 है, तो स्टेप अप के लिए कंडीशन पूछी। अब देखो, हमने एक ट्रांसफार्मर के बारे में यहाँ ट्रांसफार्मर बनाकर दिखाया है, स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों दिखा दिए हैं। देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या N1 है, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या N2 है।
स्टेप अप का मतलब क्या होता है? स्टेप अप का मतलब होता है वोल्टेज का मान बढ़कर, देखो ये सिग्नल जो है वो कम मान का सिग्नल है, इसे बढ़ाकर अधिक मान के सिग्नल को बनाना है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो स्वाभाविक सी बात है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में N2 का मान सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या का मान प्राइमरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या से अधिक होगा। प्राइमरी वाइंडिंग में लपेटों से सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेट अधिक होते हैं, तभी क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। और अगर मैं स्टेप डाउन की बात करूं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में जो लपेट है, ये प्राइमरी वाइंडिंग में लपेट ज्यादा होते हैं, N1 का मान ज्यादा होता है और N2 का मान कम होता है। N1 इज ग्रेटर देन N2, ये कंडीशन होती है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। अगर सिग्नल वोल्टेज के मान को कम करना हमारी आवश्यकता है, अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करना है, तब साथियों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। हमसे स्टेप अप पूछा है, तो स्टेप अप में सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या सदैव प्राइमरी वाइंडिंग से ज्यादा होगी। तो हमारा जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के अनुसार हम पहचानेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग से ज्यादा होगी। N2, देखो N2 इज ग्रेटर देन N1, ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर N1 और N2 बराबर हो जाएंगे तो कोई भी स्टेप अप या स्टेप डाउन की प्रोसेस नहीं हो रही है। अगर N1 का मान बड़ा होगा तो वो स्टेप डाउन होगा। यहाँ उन्होंने स्टेप अप पूछा है, स्टेप अप, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ट्रांसफार्मर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसफार्मर से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ट्रांसफार्मर के विभिन्न प्रकार के टाइप्स में से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ट्रांसफार्मर के समीकरण से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहाँ उन्होंने स्टेप अप और स्टेप डाउन से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। इन्होंने कहा कि एमीटर, वाट मीटर और वोल्ट मीटर ये कौन से प्रकार के यंत्र हैं? साथियों ये एनालॉग में इंडिकेटिंग प्रकार के यंत्र है, इंडिकेटिंग प्रकार के यंत्र है। इंडिकेटिंग प्रकार के यंत्र का तात्पर्य क्या है? इंडिकेटिंग प्रकार के यंत्र में डायरेक्ट ये जो मापे जाने वाले सिग्नल को डायरेक्ट आउटपुट में उसी समय के मान को आउटपुट में प्रदर्शित करते हैं। डिफ्लेक्शन असेंबली होती है, मैग्नेट्स होती हैं और एक विक्षेपण टॉर्क डेवलप होता है जिससे विक्षेप उत्पन्न होता है और पॉइंटर मूव करता है स्केल पर। तो इंडिकेटिंग प्रकार के यंत्र तात्क्षणिक मानों को दिखाते हैं, उसी समय के मानों को, जिसे तात्कालिक मान भी कहते हैं। तो एमीटर, वाट मीटर और वोल्ट मीटर इंडिकेटिंग प्रकार के यंत्र हैं। साथियों रिकॉर्डिंग, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर मैं रिकॉर्डिंग टाइप के यंत्रों की बात करूं, रिकॉर्डिंग प्रकार के यंत्र उस प्रकार के यंत्र होते हैं जो सिग्नल के मान को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम ईसीजी कराने जाते हैं तो एक पेपर पर है ना वेव फॉर्म पैटर्न्स को ड्रॉ कर लिया जाता है, परमानेंट रूप से रिकॉर्ड करके आपके सिग्नल को दिखाया जाता है। उस प्रकार के यंत्र को रिकॉर्डिंग प्रकार के यंत्र कहते हैं। इंटीग्रेटिंग प्रकार के यंत्र, समाकलित प्रकार के जो यंत्र होते हैं वो दोनों इंडिकेटिंग और रिकॉर्डिंग, जो तात्क्षणिक मान को, वर्तमान मान को भी प्रदर्शित करें और पिछले मानों को, पास्ट मानों को भी अगर प्रदर्शित करा जा सके, तो इस प्रकार के जो यंत्र होते हैं वो इंटीग्रेटिंग, समाकलित यंत्र होते हैं। जैसे हमारे घरों में एनर्जी मीटर है ना, तो उसमें हम रीडिंग वर्तमान की भी दे सकते हैं, पिछले महीने की भी दे सकते हैं, तो इंटीग्रेटिंग कहते हैं समाकलित। लेकिन यहाँ ये वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर तात्क्षणिक मानों को दिखाते हैं, इंडिकेटिंग प्रकार के यंत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड से पेस्ट करने का कमांड क्या है? अब देखो ये हमारा है ना कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है पेस्ट करने के लिए। अब देखिए ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए आता है, हम जानते हैं किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के लिए यूज में लिया जाता है, कंट्रोल के साथ ये कमांड है। कंट्रोल प्लस वी ये पेस्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है, पेस्ट, कंट्रोल प्लस वी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तीनों हमने देख लिए, सी कॉपी, एक्स कट
और V का यूज किया जाता है पेस्ट करने के लिए। जब हम कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो उसे दूसरी जगह पेस्ट किया करने के लिए हमें जो कमांड यूज में ली जाती है क्लिपबोर्ड में वो Ctrl+V है। तो ऑप्शन नंबर 8 में हमने देखा कि पेस्ट करने के लिए Ctrl+V कमांड यूज में ली जाती है। OSI मॉडल में राउटिंग का कार्य कौन सी लेयर करती है? अब एक बात समझते हैं, देखिए साथियों, OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो मॉडल है, इसमें राउटिंग का कार्य कौन सी लेयर करती है? इसके लिए हमने क्या किया है, इसके लिए हमने OSI मॉडल को दिखाया। OSI मॉडल से आपको ये सारी की सारी लेयरिंग के बारे में समझ में आ जाएगा। OSI मॉडल में जो लेयर हैं उसको समझते हैं। देखिए, ये पहली लेयर यहाँ से स्टार्ट होती है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सातों की 7 लेयर का जो मॉडल होता है वो OSI मॉडल होता है। OSI मॉडल 7 लेयर वाला मॉडल है, जिसमें पहली लेयर फिजिकल लेयर है जो फिजिकल मीडियम पर डेटा ट्रांसमिट करता है। फिर डाटा लिंक लेयर है जो डेटा को निश्चित फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, और किस फिजिकल पाथ से डेटा जाएगा नेटवर्क लेयर डिसाइड करता है। और विभिन्न प्रोटोकॉल से होता हुआ ट्रांसपोर्टेशन का जो कार्य करता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। कनेक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है, सेशन लेयर, किस रूप में किस फॉर्मेट में डेटा को प्रेजेंट करना है, और हमें आउटपुट में एप्लीकेशन के लिए कौन सा फॉर्मेट में चाहिए, ये लेयर है। पहली बात तो आपको सारे लेयर याद रखना है, फिजिकल, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। यहां जो क्वेश्चन पूछा गया था कि देखते हैं एक बार क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था, राउटिंग का मतलब, राउटिंग वर्ड का मतलब रूट देना। रूट देने का काम कौन करेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर करेगी। ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करेगी कि किस रूट से डेटा को जाना है, कौन सा उसके लिए फिजिबल पाथ है, कहाँ कौन सा पाथ अवेलेबल है। तो ये सारी चीजों को निर्धारण करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। तो राउटिंग के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी तरंग रूप धनात्मक क्लैंपर की आउटपुट तरंग है? इन्होंने ठीक है, इन्होंने ये 3 वेवफॉर्म दिखा रखी है। इन्होंने कहा है धनात्मक क्लैंपर। अब क्लैंपर का मतलब हम जानते हैं, एक प्रकार का वेव शेपिंग सर्किट है क्लैंपर। क्लैंपर का मतलब होता है एक ऐसा सर्किट जो कुछ डीसी लेवल को ऐड कर दे, हमारे एसी सिग्नल के साथ डीसी लेवल को ऐड करने वाला जो सर्किट होता है वो क्लैंपर सर्किट कहलाता है। तो देखिए, जैसा हमारा ये जो सिग्नल है, हमारा ये सिग्नल है, इसमें मान लीजिए 5 वोल्ट का सिग्नल है, इसकी पीक वैल्यू 5 वोल्ट है, और इसमें 5 वोल्ट का डीसी प्लस 5 वोल्ट डीसी ऐड करना है, क्लैंप करना है। तो अभी जो ये सिग्नल 0 से स्टार्ट हो रहा था, अब ये प्लस 5 वोल्ट से स्टार्ट होगा, प्लस 5 से, ये रहा प्लस 5 वोल्ट से स्टार्ट होगा। तो क्लैंप करना, अब ये पॉजिटिव साइकिल में भी पॉजिटिव की तरफ, ये पॉजिटिव साइकिल है, इसके अंदर क्लैंपिंग करनी है या नेगेटिव में क्लैंपिंग करनी है, इस आधार पर पॉजिटिव क्लैंपर और नेगेटिव क्लैंपर होते हैं। क्लैंपर सर्किट के अंदर कैपेसिटर का यूज किया जाता है। क्लैंपर में कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करके क्लैंपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करता है ना। डायोड के साथ कैपेसिटर होते हैं क्लैंपर सर्किट में। तो ये कहता है पॉजिटिव क्लैंपर। अब देखिए पहले वाले वेव फॉर्म को देखिए, इसमें 0 से पॉजिटिव तरफ केवल पॉजिटिव साइकिल आउटपुट मिल रहा है +2 Vm का, दूसरी में केवल नेगेटिव मिल रहा है, तीसरी में नेगेटिव से भी नीचे मिल रहा है। तो नेगेटिव तो आउटपुट आएगा ही नहीं, पॉजिटिव क्लैंपर में पॉजिटिव आउटपुट आएगा +2 Vm इन्होंने दिखाया है। तो पॉजिटिव क्लैंपर की जो वेव फॉर्म है हमेशा इस प्रकार से आती है कि वो जो एक्सिस है हमारे आधार लाइन से हमेशा ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइकिल की तरफ आती है, इसे कहते हैं पॉजिटिव क्लैंपर। अगर ये वेव फॉर्म नेगेटिव क्लैंपर के लिए पूछता तो नीचे वाली किसी वेव फॉर्म में से हम जवाब देते, वो क्वेश्चन को उसी तरीके से हम बता पाते हैं ना। अगला क्वेश्चन है A + B का बार किसके तुल्य है? देखिए इसके अंदर ना ये पूरा बार है, A + B का बार। अब ये है ना A + B का बार,
साथियों ये डी मॉर्गन प्रमेय होती है, डी मॉर्गन प्रमेय, डी मॉर्गन प्रमेय। डी मॉर्गन प्रमेय ये कहती है कि यदि a प्लस बी का बार है, a प्लस बी का बार है, तब मैं इसे a बार डॉट बी बार लिख सकता हूं, अर्थात प्लस ऑपरेटर है तो यहां डॉट ऑपरेटर लगा सकता हूं, इसे सेपरेट किया जा सकता है, डी मॉर्गन प्रमेय कहलाती है ये। a प्लस बी का बार है तो प्लस ऑपरेटर को हटा के डॉट ऑपरेटर लगा देंगे, और कंप्लीट के ऊपर बार था तो सेपरेट कर देंगे, a के ऊपर अलग बार आ जाएगा और b के ऊपर अलग बार आ जाएगा। तो a बार डॉट b बार, a बार डॉट b बार, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। a बार प्लस b बार नहीं आएगा, कई बार गलती इसमें ही हो जाती है कि कई बार हम सोच लेते हैं कि a बार प्लस b बार आएगा, a बार प्लस b बार नहीं आएगा, a बार डॉट b बार आएगा। अब इसके अंदर इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये अगर इस तरीके से है तो ये इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है ना, या ये कहें डॉट ऑपरेटर है तो उसे प्लस ऑपरेटर कर देंगे, प्लस ऑपरेटर है तो उसकी जगह डॉट ऑपरेटर कर देंगे। ये डी मॉर्गन की प्रमेय है। तो डी मॉर्गन प्रमेय के अनुसार हम इसे खोलेंगे, समझेंगे ना। ये था हमारा a प्लस बी का बार। साथियों आज के ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर में पूछे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के लिए निश्चित ही ये सारे क्वेश्चन उपयोगी साबित होंगे। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए भी अधिकांश टॉपिक तो इसमें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित भी है जो इनके कॉमन है। तो आज की क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। निश्चित ही हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और ऐप पर भी हमारी क्लासें लगातार लाइव चल रही हैं। किसी भी ट्रेड थ्योरी से संबंधित जो आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, आप हमारी क्लासेज ऐप पर भी देख सकते हैं। हमारे फ्री नोट्स और पीडीएफ और ऑनलाइन क्लासेज के लिए गूगल प्ले स्टोर से हमारा NK रेलवे साइको क्लास ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर, या हमें कॉल कर सकते हैं किसी भी फर्दर इंक्वायरी के लिए। तो साथियों आगे नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं और नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे ताकि आपकी तैयारी लगातार चालू रहे। और जब तक आपका CBT 2 के एग्ज़ाम होंगे तब तक हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम अधिकांश सभी टॉपिक को कवर करा दें, जिससे किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं आए। क्योंकि साथियों जो एग्ज़ाम में जो टेक्निकल का जो पार्ट है, वो टेक्निकल के पार्ट को हम बड़े टॉपिकों को इस तरीके से हम समझा रहे हैं कि जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं और जिनके बार बार रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो हमारे एंड पर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप निश्चित रहिए, अगर आप लगातार ये क्लासें देखते रहेंगे और आप इन टॉपिक के कंसेप्ट को समझेंगे तो निश्चित ही आपका पेपर 100% क्लियर भी होगा और आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।